हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृषि इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 19 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 19 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो पिपली जो है ये कुरुक्षेत्र जो है ये है आपको हरियाणा का कुरुक्षेत्र। यहीं क्या है, पिपली को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हाल ही में आपको कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था, यानी गीता महोत्सव का आपको आयोजन यहीं कुरुक्षेत्र में ही किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि थे हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर जो थे, इसके मुख्य अतिथि थे। हरियाणा से याद रखेंगे कि हरियाणा में अभी हाल ही में आपको एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था। हरियाणा के हिसार और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के बीच में, यानी हिसार और हरियाणा जो क्षेत्र है चंडीगढ़ जो हरियाणा की राजधानी है, यहीं पर एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था। असम से याद रखेंगे, असम ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया था। पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया था, यानी पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया था। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात सरकार ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपको पर्यटन नीति 2021 शुरू किया है, यानी पर्यटन नीति एंड टूरिज्म पॉलिसी कौन लाया है? गुजरात सरकार लाया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू किया गया है? तो ये पक्षी महोत्सव मनाया गया हाल ही में बिहार के जमुई जिले में, यानी बिहार के जमुई जिले में यह उत्सव मनाया गया और इसका शुरुआत किए थे आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार, यानी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। बिहार से याद रखेंगे, यहाँ पूर्वोत्तर भारत का पहला गलास ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किए थे सीएम नीतीश कुमार आपको राजगीर में, यानी राजगीर में बनाया जा रहा है आपको गलास ब्रिज। कहाँ बनाया जा रहा है? आपको राजगीर में बनाया जा रहा है। गुजरात से याद रखिए, गुजरात में अभी हाल ही में करुणा अभियान की शुरुआत किया गया था। ये करुणा अभियान जो है वो पक्षियों के सुरक्षा के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। करुणा अभियान कहाँ पे किया गया था? गुजरात में। हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, ये भी पक्षी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ हाल ही में पोंग डैम जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये बनाया गया है ब्यास नदी पर। ये किस नदी पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। यहाँ हाल ही में हजारों की संख्या में पक्षी मृत पाई गई है। कहाँ पे? तो पोंग डैम में मृत पाई गई है। और उत्तराखंड से याद रखेंगे, यहाँ पर आपको लाइकेन पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया है? तो ये परीक्षा शुल्क को माफ कर दिया है उड़ीसा ने, यानी उड़ीसा सरकार ने अपने यहाँ शैक्षणिक सत्र में जो मैट्रिक की फी लगती है उसे माफ कर दिया है। यानी उड़ीसा के सीएम जो है वो नवीन पटनायक है। कौन है? नवीन पटनायक हैं यहाँ के सीएम, और इन्होंने हाल ही में एक घोषणा किया है। उड़ीसा से याद रखेंगे 2023 के विश्व हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? आपको उड़ीसा में किया जाएगा। और यहाँ पर स्वच्छता के लिए गरिमा योजना की शुरुआत किया गया था, यानी सुरक्षा कर्मियों को लाभ देने के लिए गरिमा योजना की शुरुआत किया गया था। भूमिहीन किसानों के लिए बलिराम योजना आपको उड़ीसा में शुरू किया गया था। और मो विद्युत पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। साथ ही रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था आपको उड़ीसा में। और उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। और तमिलनाडु से याद रखेंगे, तमिलनाडु ने अपनी स्कूली शिक्षा में के बच्चों के लिए आपको 2 GB डाटा फ्री मुफ्त देने की घोषणा किया है, यानी 2 GB डाटा क्या कर देगा? मुफ्त में देने की घोषणा किया है। और केरल सरकार जो है अपनी शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का पहला हाइब्रिड एयर स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये बंगलुरु में आयोजित किया गया था। बंगलुरु जो है भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिलिकॉन जो वैली जो है वो कहाँ पे है? आपको अमेरिका में है, और उसी से तुलना किया जाता है बंगलुरु को। बंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है और इसरो का हेडक्वार्टर भी है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कौन है? बंगलुरु है। और तेजी से विकसित होने वाला आपको इलेक्ट्रिक हब जो है वो बंगलुरु है। हैदराबाद से याद रखेंगे, हैदराबाद को हम लोग जिनोम वैली के नाम से जानते हैं और मूसी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? आपको यहीं पर है, भारत बायोटेक, जो आपको कोविड-19 का वैक्सीन बनाया है जिसका नाम है कोवैक्सीन। गांधीनगर से याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया है आपको गांधीनगर में। विश्व का सबसे बड़ा आपको यहाँ बनाया गया। और थैला बैंक की शुरुआत किया गया था लखनऊ में हाल ही में, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहीं पर किसान कल्याण मिशन की भी शुरुआत किया गया था। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया? तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी आपको 16 जनवरी 2016 से शुरू किया गया था स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत। और इसकी पाँचवीं वर्षगांठ इस साल मनाई गई, और पाँचवीं वर्षगांठ मनाई गई जिसमें यह स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया गया। इसमें बिमस्टेक के जितने भी सदस्य देश थे वो भी इसमें शामिल हुए थे, और इसका नेतृत्व किए थे पीयूष गोयल, यानी पीयूष गोयल इसका नेतृत्व किए थे, जो भारत के आपको रेल मंत्री हैं। और प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद विधि एवं न्याय मंत्री है, अमित शाह आपको गृह मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस मंत्रालय ने नई लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किया है? तो लौह अयस्क नीति घोषणा किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा घोषित किया गया है? रेल मंत्रालय के द्वारा। रेल मंत्रालय से याद रखें, वर्तमान रेल मंत्री जो हैं वो आपको पीयूष गोयल हैं। कौन है? पीयूष गोयल वर्तमान आपको रेल मंत्री है। और हाल ही में रेलवे का नया चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं सुनीत शर्मा। किनको बनाया गया है? सुनीत शर्मा को रेलवे का नया चेयरमैन बनाया गया है और सीईओ भी बनाया गया। इससे पहले बीके यादव थे। वित्त मंत्रालय संभाल रही है निर्मला सीतारमण, यानी वर्तमान में वित्त मंत्री जो हैं वो निर्मला सीतारमण है। और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चीफ डिफेंस स्टाफ की ओर से किसे सिल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने बिपिन रावत। कौन बने थे? बिपिन रावत। और वर्तमान में ये कौन है? बिपिन रावत। बिपिन रावत ने पूर्व सैन्य दिवस के अवसर पर आपको सिल्वर सम्मान से किसे सम्मानित किए? तो पृथ्वीपाल सिंह को सम्मानित किए गए, यानी ये चांदी की थाली दिए। ये सम्मान में कहा जाता है चांदी की थाली से सम्मानित किया गया पृथ्वीपाल सिंह को। पृथ्वीपाल सिंह जो थे वो सेना के तीनों अंग में काम कर चुके हैं। ये कर्नल के रूप में काम किए हैं पृथ्वीपाल सिंह। सेना के तीनों अंग कहने का मतलब थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों में ये काम कर चुके हैं। कौन? पृथ्वीपाल सिंह। और ये अपनी हाल ही में 100वें जन्मदिन मनाए थे। कौन? पृथ्वीपाल सिंह। और याद रखेंगे हाल ही में 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया, यानी आर्मी डे मनाया गया 15 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी 1949 ईस्वी को भारत के पहला कमांडर इन चीफ एम करियप्पा साहब बने थे। कौन बने थे? एम करियप्पा, जो भारत के पहले आपको कमांडर इन चीफ थे एम करियप्पा। कब बने थे? 15 जनवरी 1949 ईस्वी को। और उसी दिन से हम लोग मनाते हैं थल सेना दिवस, यानी आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। इस महोत्सव में फीचर फिल्म खंड की शुरुआत किस फिल्म से हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाने की शुरुआत हुआ था
52-53 ईस्वी से शुरू हुआ था। और यह महोत्सव जो मनाया जाता है इसमें खासकर सूचना व प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित कराया जाता है। और इस साल ये आपको 16 जनवरी से ये शुरू हुआ है और ये 24 जनवरी तक होगा। कहाँ पे होगा? गोवा में। और इसका शुभारंभ हुआ जिसमें सूचना व प्रसारण मंत्री आपको प्रकाश जावड़ेकर और प्रमोद सावंत जो आपके गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। और इसमें फीचर फिल्म के रूप में सांड की आंख को शामिल किया गया, यानी पहले शुरुआत किया गया किस फिल्म से? सांड की आंख। और ये इसके निर्देशक हैं तुषार हीरानंदनी, ये इसके क्या हैं? निर्देशक हैं। और इसी फिल्म में तपसी पन्नू और भूमि पेडकर ने काम किया है। और इस फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फोकस कंट्री के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया है। फोकस कंट्री के रूप में किसे शामिल किया गया है? बांग्लादेश को शामिल किया गया है। इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये सुरंग है, खासकर आपको शुरू किया गया है आपको रास्ता बनाने के लिए, यानी सुरंग जो है पहाड़ी इलाकों के लिए शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और यह महाराष्ट्र के सीएम जो हैं आपको उद्धव ठाकरे के द्वारा इसे शुरू किया गया। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत यहीं पर शुरू किया गया था। और गोवा से महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र के जो सीएम है भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें गोवा का भी गवर्नर के रूप में पदभार दिया गया। यानी महाराष्ट्र और गोवा के जो आपको गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी ही हैं। गुजरात से याद रखेंगे, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में ही स्थापित किया गया। और मध्य प्रदेश से याद रखें, मध्य प्रदेश के रीवा जो है वो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहीं पर लगाया जा रहा है। तो ये था कुछ करंट अफेयर्स। अब देखते हैं स्टैटिक जीके। और यह वीडियो अच्छे लगता है तो और दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है ये पृथ्वी का एक काल्पनिक है चित्र है जिसमें पृथ्वी को बीचों बीच जो काटते हैं उसे हम लोग कहते हैं इक्वेटर। और इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मध्य रेखा। तो कर्क रेखा पर ही आपको भारत है। और इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और इसे कहते हैं पूर्वी क्षेत्र और इसको कहते हैं उत्तरी पश्चिमी। क्या कहते हैं? पश्चिमी। तो आपको देखने में लगता है कि भारत बीच में सेंटर है और देशांतर रेखा खींच देते तो भारत कहाँ है? तो भारत क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये प्रश्न पूछा है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है, जो पूरे ग्लोब का कितना परसेंट है? 0.57% का है। जबकि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42% है। जबकि इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 आपको वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपको काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। इसी को रगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कपास की खेती सर्वाधिक होती है। किसमें? आपको काली मिट्टी में। उसके अलावा याद रखेंगे इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के चूर्ण से हुआ है, यानी वैशाली चट्टान के इस चूर्ण से इसका निर्माण किसका हुआ? काली मिट्टी से हुआ। लेकिन पूरे भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार भारत में पाई जाती है। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन था? तो पतनगर बंदरगाह एकमात्र था लोथल, जो कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। और यहाँ से अलग अलग देशों में व्यापार करने का साक्ष्य मिलता है। और सिंधु सभ्यता से याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता को ही हम लोग कासुगीन सभ्यता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कासुगीन सभ्यता कहते हैं। और इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसकी जानकारी सर्वप्रथम दिया था जॉर्ज कनिंघम ने। कौन दिया था? जॉर्ज कनिंघम ने सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की जानकारी दिए थे। और पहली बार हड़प्पा की खुदाई हुई थी।
पहला स्थल खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में। कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और किसके निर्देशन में? तो जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी। तो इसको याद रखेंगे। और आते हैं कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चिड़िया। क्या होता है? काले रंग की चिड़िया। ये भी है आपको गुजरात में और यहीं से मिला है जोते हुए खेत का प्रमाण। क्या मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला है गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। यानी उनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी, उन्हीं को पहली बार बौद्ध धर्म की शिक्षा दी है। महामाया थी उनकी माता का नाम था महामाया। यानी गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पालन पोषण कौन किया? प्रजापति गौतमी ने किया। अमरपाली जो है बौद्ध धर्म अपनाने वाली दूसरी महिला है। यशोधरा उनकी क्या है? पत्नी है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। और इसमें उस समय यह युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों और आपको यहाँ के शासकों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी की तरफ से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली सेना थी। हेक्टर मुनरो वाली नेतृत्व सेना थी। जबकि यह इधर साइड में त्रिगुट सेना था। त्रिगुट सेना कहने का मतलब 3 लोगों का सेना था, जिसमें आपको अवध के नवाब सुजाउद्दौला था और बंगाल के औपस नवाब मीर कासिम था। कौन था? मीर कासिम था, जो अंग्रेजों के द्वारा नवाब पद से हटाया गया था। और एक थे शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल शासक थे ये भी थे। तो ये इस युद्ध में आपको बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जीत हुई। हेक्टर मुनरो वाली नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना की युद्ध में जीत हुई। और इस युद्ध के बाद आपको 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि जो होती है शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच होती है। और इसके बाद ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूलने का अधिकार किसके पास चला जाता है? अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो प्रश्न पूछा है कि बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वही थे शाह आलम द्वितीय, जो मुगल शासक थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिसे प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन था? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ये ब्रिटेन का निम्न सदन है। और इसमें चुनाव लड़ने वाले थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? लेबर पार्टी से दादा भाई नौरोजी जो चुनाव लड़े थे। और ये पहले भारतीय थे जो चुनाव जीत भी गए थे। तो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया। इन्हें हम लोग भारत का बायोवृद्ध कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? भारत का बायोवृद्ध कहते हैं। और 1886 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में ही इन्होंने स्वराज शब्द की पहली बार चर्चा किया था। कांग्रेस के अधिवेशन में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और ये प्रथम पारसी थे जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। WC बनर्जी ये आपको कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था आपको बनारस में, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। और बदरुद्दीन तैयब जी से याद रखेंगे, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये हमारे संविधान में नहीं था। इसे 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे हमारे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के बाद ही हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। बाद में आपको 86वीं संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपको 11वां मूल कर्तव्य भी शामिल कर दिया गया। यानी 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को
आपको शिक्षा दिलाना अभिभावक का क्या बना दिया गया, कर्तव्य बना दिया गया। ये 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, आपको 11 है। और किस देश के संविधान से लाया गया, तो आपको पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, यानी वर्तमान है रूस, जो सोवियत संघ था जो आपको 15 देशों बाद में टूट गया, तो ये हुआ था, इसको याद रखें। अमेरिका से मौलिक अधिकार लाया गया है, ब्रिटेन से राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी संसद की जो न्यायिक प्रणाली है वो कहाँ से लाया गया, ब्रिटेन से। ऑस्ट्रेलिया से याद रखें, प्रस्तावना की भावना हो, केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लाया गया है। किस अम्ल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो थकान महसूस होती है। और साइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है, यानी खट्टे सामानों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल से याद रखेंगे, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग बेंजोइक अम्ल में रखते हैं, बेंजोइक अम्लों को मिलाते हैं भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। और एसिटिक अम्लों का प्रयोग हम लोग कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में करते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, खासकर मसूड़ा क्या होता है, फट जाता है। तो यह रोग में इस विटामिन सी में अधिक मात्रा में उपलब्ध क्या होता है, तो ये खट्टे पदार्थों में मिलता है, यानी नींबू में, आंवला में ये आपको सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला को हम लोग विटामिन बॉल ऑफ विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं कि आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। जबकि मछली में आपको विटामिन डी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, और कुछ मछली में विटामिन ए भी पाया जाता है। और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, यानी विटामिन दूध में एक मात्र विटामिन जो है वो सी नहीं पाया जाता है। और गाजर में कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपको हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, और ये रक्त में पाया जाता है। इसका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना किसका काम रहता है, तो हीमोग्लोबिन का रहता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन तो आपको रक्त में ही पाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस तरह कुछ स्टैटिक जीके था और करेंट अफेयर्स था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।